मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाने जा रहे हैं और हम उसमें से सबसे पहले आज जानेंगे प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रकाश यहाँ है। तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर हम बात करें वैज्ञानिकी या तकनीकी रूप से किसी भी प्रकार की विकिरण ऊर्जा को भी हम प्रकाश कहते हैं। अब देखिए विकिरण ऊर्जा क्या है। तो विकिरण ऊर्जा जो है आपका, सबसे पहले आप जानिए सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक किस फॉर्म में आता है, रेडिएशन यानी विकिरण के फॉर्म में आता है और उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। या वैज्ञानिकी या तकनीकी रूप से, जैसे मान लीजिए अगर लोहे को भी आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो वो लाल तप्त हो जाता है। वो अभी ऐसे जो सूर्य का प्रकाश है हमारे पृथ्वी तक आता है और प्रकाश स्वयं नहीं दिखता बल्कि वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। प्रकाश जो है, प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 400 नैनोमीटर से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है। 450 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर। तो अब मान लीजिए नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर बेटा देखिए, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। इसके बाद आप देखेंगे प्रकाश के गुण को, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश का गुण सबसे पहला है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, जिसको हम कह सकते हैं एक दूसरी भाषा में प्रकाश किरण। प्रकाश जिस सीधी रेखा में, जैसे मान लीजिए प्रकाश यहाँ से ये आ रही है, तो प्रकाश की ये जो सीधी रेखा है एकदम सीधी रेखा में चलेगा। ये जो सीधी रेखा है इसका एक नाम क्या दे दिया जा सकता है, दूसरी भाषा में इसे किरण भी बोल सकते हैं। और किरणों के समूह को, अगर मान लीजिए बहुत सारी किरण ऐसे चल रही हैं तो इस किरण समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश का जो अस्तित्व होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण होता है। मैंने अभी बताया विद्युत चुंबकीय तरंगे आपने देखा भी है, एक प्रकार का विकिरण है। अब देखिए वो कुछ इस तरह चलता है, ये मान लीजिए ऐसे है और ये इस तरह से। तो ये अगर विद्युत क्षेत्र है तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरह से, और हमेशा ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि ये एक दूसरे के 90 हमेशा एंगल बनाते हैं। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर दोलन करते हैं, जिसके कारण प्रकाश का अस्तित्व है और इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सर्वाधिक होती है और लगभग आप जानते भी हैं कि 3×10⁸, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10 पे क्या होती है। अब देखिए ध्यान से, अगला हमारा जो कंटेंट है बेटा वो प्रकाश का परावर्तन है। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो अब ध्यान दीजिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यहाँ देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पे गिरती है, जैसे मान लीजिए यहाँ कि ये प्रकाश, ये मान लीजिए कोई पालिशदार और चिकना तल है, ये है, और इसका देखिए एकदम परपेंडिकुलर प्रकाश की किरण आई
और देखिए अब यहां से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ये देखिए इस सरफेस से टकराई, टकराने के पश्चात यह उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। ध्यान दीजिए, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार, अब देखिए ये पालिशदार है, ये पालिशदार पालिशदार चिकने तल पर गिरती है, तो गिरने के बाद उसका अधिकांश भाग देखिए यहां से जो है ये प्रकाश की किरण है, यानी कि सन की लाइट है, और ये प्रकाश किरण जो है गिरी, और गिरने के बाद देखिए यहाँ गिरने के दौरान यहां से ये क्या हो गई, देखिए वापस जा रही है। तो इस घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे। वो फैक्ट क्या है, परावर्तन के बाद जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण गिरी, और इस गिरने के बाद यहां से गिरने के बाद जो वापस जा रही है, तो जो तरंग दैर्ध्य, यहाँ जो तरंग दैर्ध्य है या प्रकाश का जो वेग यहाँ है, जो प्रकाश की आवृत्ति यहाँ है, वही प्रकाश की आवृत्ति यहाँ, तरंग दैर्ध्य वही, और क्या चीज, वेग, यानी कि सब जगह समान होते हैं, यानी कि v, लेमडा और क्या है, न्यू। आवृत्ति को न्यू कहते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो v, लेमडा और न्यू सभी जगह क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलता है। और दूसरी चीज, एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार तल के लंबवत गिरती है, लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये देखिए 90 डिग्री गिरा, तो जिस रास्ते ये आती है उसी रास्ते फिर क्या होती है, वापस चली जाती है। ये भी परावर्तन का एक मुख्य बिंदु है, या आप कह सकते हैं पॉइंट है। अब देखिए हम आगे चलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ने की कोशिश किया जाए। तो देखिए कैसे पढ़ा जाए। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम देखिएगा ध्यान से। प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है दो होता है। पहला देखिए आपने देखा भी, ये दर्पण है। अब प्रकाश की किरण जो है ये गिर रही है, गिरने वाली किरण को आप क्या बोल सकते हो, आपतित किरण। क्या बोलते हो, गिरने वाली किरण का क्या नाम है, आपतित किरण। और जो वापस जा रही है उस किरण का क्या नाम है बेटा, परावर्तित किरण। और इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम है, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण ये वाली किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये जो लंब है परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या है, देखिए यहां लिखा भी है अभिलंब। तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं, देखिए इसी प्लेन में सब स्थित है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण देखिए ये वाला कोण, यहां से यहां तक ये वाला कोण आपतन कोण, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाले कोण का नाम क्या है, परावर्तन कोण, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर। यानी कि आपने देखा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये नियम किसी भी परावर्तक पृष्ठ, चाहे वो समतल हो या वक्रित हो। वक्रित का मतलब है थोड़ा सा, ये देखिए ये समतल हो गया मान लीजिए, और या तो इस तरह से है, वक्रित है थोड़ा सा। तो प्रकाश की किरण चाहे इस पे गिरे, जो नियम यहां होगा वक्र पृष्ठ के लिए वही
समतल पृष्ठ के लिए भी वैध है, लागू है, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब बेटा ध्यान से देखिएगा, इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इमेज। तो ध्यान से देखिएगा कि जब हम दर्पण के सामने, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई दर्पण है, ये इमेज है, यहाँ पे मान लीजिए दर्पण है और यहाँ कोई वस्तु है। तो जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो इस वस्तु की जो आकृति है इस दर्पण के अंदर, ये दर्पण है मान लीजिए, तो दर्पण के अंदर बन जाती है। इसी आकृति का नाम क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है और उसी आकृति का नाम होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला है वास्तविक रियल इमेज और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट वास्तव में करेंगी, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका फोटो भी लिया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे देखिए यहाँ हम, अगर ये आप जानते नहीं हैं अभी आगे बताएंगे, ये दर्पण आपका होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण जो होता है, ये मान लीजिए अब यहाँ से प्रकाश की किरण जो है गिरने के बाद ये देखिए वापस आई, यहाँ ये फोकस होता है, आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोगों को। और ये मान लीजिए सी से, वक्रता केंद्र सी से गई, देखिए यहाँ जैसा बना है। ए और बी जो इमेज बन रहा है ये वास्तविक इमेज है। ए डैश बी डैश जो यहाँ इमेज बना है ये कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे जो है आगे चल के कि जो है अगला आभासी। आभासी का क्या मतलब है? देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यह है तब बनता है जब प्रकाश की किरण जो है प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, मतलब आभास रूप से वो डॉटेड, इसे हम डॉटेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को जो है अगर मान लीजिए एकदम सीधी लाइन में, ये वास्तविक प्रतिबिंब का साइन होता है और ये है आभासी का। आभासी याद रखना है, ये इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाएगा। आभासी प्रतिबिंब को देखिए पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा बनता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा भी ये डॉटेड, ये देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन से हम आभास रूप में डॉटेड मिला रहे हैं, और इसको भी देखिए अगर यहाँ हम बात करें ऐसे डॉटेड में ये बनता है, और इसको हम यहाँ ए डैश जो बी डैश प्राप्त होगा ये आभासी प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं बेटा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम जानेंगे। सबसे पहले कि समतल दर्पण क्या है। पहले तो समतल दर्पण आप जानते भी हैं, सिंपल सी बात है कि समतल दर्पण के द्वारा ही हम, जैसे हमारा जो नॉर्मल दर्पण बनता है शीशा जिसको कहते हैं, वो समतल दर्पण होता है। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए एक समतल दर्पण है, ये वाला, ये आपका क्या है? एक समतल दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है। और इस समतल दर्पण में ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ये क्या है? ये है वस्तु, वस्तु है। अब यहां से इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण गिरने के बाद मैंने क्या बताया है, जब किसी दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत यानी कि लंबवत गिरती है तो वो उसी रास्ते से क्या होती है? वापस चली जाती है। देखिए इसका डायग्राम इधर बन गया है, ये आ रही है और ये वापस जा रही है।
इसके बाद बेटा देखिए आप कि जो ये प्रकाश की किरण है वो ये यहां से इंसिडेंट दूसरी प्रकाश की किरण आ रही है ये यहाँ, और यहां से ये क्या होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब है परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण है ये भी जो है इधर आ गई। अब जो चीजें ध्यान दीजिएगा इधर, अब इसको हमने परावर्तित किरण को डॉटेड डॉटेड क्या किया पीछे की तरफ लेके गया, और इसको हमने जो है पीछे की तरफ दोनों एक जगह पर काटेंगे, जो ये इमेज बन जाता है। यही इमेज समतल दर्पण का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा, प्रतिबिंब, समतल दर्पण का ये प्रतिबिंब। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा ये इमेज होता है। यानी कि अगर इसका नाम हम रख दें ए, इसका नाम बी, तो जो साइज इसकी होगी वही साइज इसकी भी होगी ए बी। यानी कि वस्तु का जो लंबाई होता है वो प्रतिबिंब के लंबाई के बराबर होता है। दूसरी चीज, यहां से इस पॉइंट को अगर मैंने क्या माना पी मान लिया, तो पी से लेके अगर इस पॉइंट को मैंने ओ माना, ऑब्जेक्ट जहां रखा है, तो पी ओ बराबर होता है, अगर इसको मैंने क्या मान लिया कोई बिंदु मान लिया, इस बिंदु को मान लिया मैंने सी, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया सी, तो बराबर क्या हो जाएगा पी सी। यानी कि इस ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी कि ए वाला डिस्टेंस ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। यह प्रतिबिंब जो है पार्श्व परिवर्तित होता, अर्थात अगर हम इधर से देखें तो इधर वाला दिखाई देता है, और इधर से देखें तो इधर वाली वस्तु हमें दिखाई देती है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। स्फेरिकल मिरर, देखिए ये गलत हो गया है थोड़ा सा, ये गोलीय है, शब्द क्या है गोलीय। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, वे दर्पण होते हैं जिनका जो है परावर्तक तल, परावर्तक मतलब होता है देखिए परावर्तक का मतलब जैसे मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरण गिरी और इधर मुड़ गई, तो ये जो है परावर्तक पृष्ठ हुआ, ये वाला जहां से जिस पे गिरती है और गिरने के बाद वापस आती है, ये परावर्तक है, तो ये परावर्तक तल कहलाता है। तो ध्यान दीजिए वे दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये पहला उत्तल लेंस कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, तो ध्यान से देखना बेटा, ये सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि कैसे बनता है, इसको कैसे हम बनाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये कांच का खोखला गोला है, ये देखिए कांच का खोखला गोला है, यहाँ देखिए बना भी है चित्र में, जो है चित्र जो है क्या है बना है। अब देखिए ये कांच का खोखला गोला है, इस कांच के खोखले गोले का ये देखिए कटा हुआ भाग, एक इस साइड काट दीजिए और एक इस साइड काट दीजिए। तो जब कांच के खोखले गोले को हम काटते हैं तो देखिए एक इस साइड ऐसे मिलेगा, ये इस साइड मिलेगा, देखिए इसका सेंटर जो है यानी कि केंद्र जो है ये इस साइड मिलेगा, और इस वाले को जब हम काटते हैं देखिए इधर, तो ये वाले का देखिए यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ हम बना दे रहे हैं। अब देखिए इधर इस साइड, तो इसका केंद्र कहाँ है यहाँ है। अब इस केंद्र से इसके मध्य यानी कि इसके एक सीधी रेखा खींच दी है हम, ये वाली रेखा एकदम सीधी चली गई, ये वाली, इस रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष। क्या नाम होता है मुख्य अक्ष, क्या नाम है बेटा मुख्य अक्ष। इस रेखा का क्या नाम होता है, आप देखिए मुख्य अक्ष, क्या नाम है मुख्य अक्ष। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं केंद्र, इसका नाम है वक्रता, वक्रता केंद्र, आगे अभी मैं पढ़ाऊंगा भी, इसका भी नाम यहाँ देखिए, इसका वक्रता केंद्र इस साइड होता है,
इसको वक्रता केंद्र कहेंगे। अब ध्यान से पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण यहाँ है, देखिए इसके दबे हुए भाग में देखिए यहाँ लाल ऑक्साइड का पेंट और कलई किया जाता है, और इसके उभरे हुए तल यानी कि ये वाला कौन सा तल है, उभरा तल, और ये दबा तल है। क्या है, दबा तल। तो यानी कि ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, जब उभरा तल परावर्तक तल हो, जैसे प्रकाश की किरण आई और यहां से टकराने के बाद इधर आ गई, तो जब उभरा तल परावर्तक तल होता है तो उस दर्पण का नाम होता है उत्तल दर्पण। क्या नाम होता है उस दर्पण का, उत्तल दर्पण। और दबे हुए भाग में क्या होती है, कलई होती है, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। तो ऐसे दर्पण का क्या नाम है, आप समझ गए होंगे, उत्तल दर्पण। अब देखिए दूसरे साइड की बात करें, अगर इधर जब ये जो कटा हुआ भाग था, ये वाला जो कटा भाग था, इसको मैंने इधर रखा है। तो अब देखिए जब उभरे हुए भाग पर क्या करते हैं, कलई, यहां देखिए उभरे हुए भाग पर क्या कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं। और दबा तल जब परावर्तक तल होता है तो ऐसे दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां लिखा भी है बेटा कि जो है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा रहता है, देखिए बाहर की तरफ उभरा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका जो है परावर्तक तल अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ देखिए चित्र भी बना हुआ है उत्तल दर्पण का, और यहाँ है अवतल दर्पण का। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, तो हम उन परिभाषाओं को समझेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती क्या है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या चीज पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है, देखिए देखिए बेटा, जो आप लोगों ने देखा कि ये एक इधर से मान लीजिए, तो ये अगर कलई हो गया उभरा हुआ तल पे, तो उस दर्पण का क्या नाम था, आप तो जान ही रहे हो क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा दिया। इसको पॉइंट को आपने बोला सी, तो ये जो सी बिंदु है यही है वक्रता केंद्र। क्या है ये, इसी का नाम क्या है, वक्रता केंद्र, इसी का नाम। ध्यान से सुनिएगा, गोलीय दर्पण का जिस खोखले गोले का कटा भाग माना जाता है, उस खोखले गोले का केंद्र यानी कि ये केंद्र, वही खोखले गोले का केंद्र था, उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, याद रखना है, इसे सी से देखिए लिख भी दिए हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है बेटा, देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम होता है, ये जो है ये दर्पण का एकदम मध्य बिंदु होता है, इसको हम कहते हैं पी। क्या बोलते हैं, पी। पी का नाम होता है ध्रुव। क्या नाम है, देखिए लिख दे रहे हैं, ध्रुव। क्या नाम है, ध्रुव। तो पी से लेके सी तक का ये डिस्टेंस ये कहलाता है आपका वक्रता त्रिज्या। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा भाग माना जाता है उसे गोलीय या गोले की त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। या वक्रता त्रिज्या या ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, अभी मैंने आपको बताया, इसी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव, आ गया था, आप देखे भी हैं। ये पी पॉइंट जो है यही ध्रुव कहलाता है, यानी कि गोलीय दर्पण की पृष्ठीय सतह का, यानी ये पृष्ठ का जो सतह का मध्य बिंदु होता है, ये वाला पॉइंट जो है मध्य बिंदु, क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। राइट, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे द्वारक। तो आपने देखा कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो दर्पण होता है, इस दर्पण का ये मान लीजिए दर्पण है,
आपने देखा है, और इस दर्पण का ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट आपका P है। तो ये अगर हम बात करें M1 और इसका नाम दिया गया M डैश, इसको हम बोलेंगे M डैश। देखिए ये नहीं, ये M डैश है और ये M है, तो यानी कि M डैश जो होता है वही है दर्पण का द्वारक। क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। देखिए किसी भी दर्पण के वृत्ताकार चाप को उस दर्पण का द्वारक, यानी कि ये जो वृत्ताकार चाप है ये पूरा, ये यहां से लेके यहां तक, यही क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। या हम कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा भी दिया गया है यहाँ देखिए, दर्पण का वह हिस्सा जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए कोई भी हिस्सा ले लीजिए, यहां से हो चाहे यहां से हो, यानी कि वह हिस्सा जहां तक क्या होता है? परावर्तन होता है, ये सारा हिस्सा क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं बेटा, और अगला हेडिंग हमारा क्या है? मुख्य फोकस। क्या है अगला हेडिंग? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस देख लीजिए क्या है, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मुख्य फोकस की कहानी। तो मुख्य फोकस क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर है ना मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, थोड़ी देर के लिए ये दर्पण है। अब ये मान लीजिए ये आप जानते ही हैं, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। एकदम मिड वाला पॉइंट P और C, P और यहाँ है C को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो कह क्या रहा है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये यानी कि ये देखिए इसके समांतर, यहां से अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण गिराते हैं इस पे, तो देखिए यहां से लेके ये देखिए किरण गिरी, तो ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है यहाँ वाला डिस्टेंस और यहाँ वाला डिस्टेंस भी क्या हो? आपका बराबर हो। तो यानी कि अब जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गिराते हैं और ये टकराने के बाद जिस बिंदु से होके ये इधर वापस आती है, तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या प्रतीत होगी, काटती हुई प्रतीत हो या काटे, इसी बिंदु का नाम होता है मुख्य फोकस। इसी बिंदु का नाम क्या है? मुख्य फोकस। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो सामने बनेगा, देखिए ये दर्पण के जस्ट सामने बना। और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, वो पीछे बनेगा, यहाँ पीछे बनेगा, देखिए लिखा हुआ है ऐसा। अवतल दर्पण में जो किरणें होती हैं वास्तव में, देखिए यहाँ वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी, और यहाँ पर ये जो है प्रकाश की किरण इधर चले जाएगी, तो डॉटेड डॉटेड हम यहाँ लेके आएंगे, ये प्रतीत होंगी और ये वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रकाश की किरण है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। उत्तल दर्पण में क्या होंगी? किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि इसका जो फोकस होता है वो आभासी होगा और इसका वास्तविक होगा। इसके बाद हम और आगे पढ़ते हैं बेटा। देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी आप जानेंगे, फोकस दूरी क्या होता है, तो आप यहां से देखिए एक बार और चित्र को बना दे रहे हैं। आपने ये देखा ही, द्वारक हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का मतलब है यहां से लेके, देखिए P से लेके, ये P पॉइंट है, P से F के बीच का ये डिस्टेंस फोकस दूरी कहलाता है F, और P से लेके C तक की ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? R कहलाती है। तो अब देखिए किसी भी दर्पण के ध्रुव और मुख्य
फोकस के मध्य की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं। देखिए इसे एफ से प्रदर्शित किया जाएगा। एफ और आर का जो रिलेशन होता है आर बराबर होता है 2f। इसका प्रूफ हम लोगों के क्लास में हाई स्कूल में नहीं है, इस वजह से हम लोग इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे। अब आगे देखिए बेटा, अवतल दर्पण से जो है हम किरण आरेख कैसे बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम, तो हम 4 नियम के उल्लेख हम लोग के सिलेबस में है। तो 4 नियम कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, देखिए यहाँ ये मुख्य अक्ष है, के डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है आप जानते ही हैं, ये प्रकाश की किरण कैसी है, देखिए ये लाइन जो है सीधी है एकदम ऐसे, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है, देखिए मुख्य अक्ष नाम है, क्या है। तो अब जो है प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर गई तो टकराने के बाद आपने पढ़ा ही है फोकस से होके आती है, तो ये फोकस से होके आती है, ये पहला नियम है। और यहां से हम इस पॉइंट को मिला देंगे तो इसका नाम होता है अभिलंब। क्या नाम है इसका, अभिलंब। और ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो पहला नियम याद रखना है बेटा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होती हो, समांतर हो जाए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो जाए, तो वह कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ये पहली बात हो गई। दूसरा नियम क्या है, देखिए अवतल दर्पण में जब मुख्य फोकस से होके जाएगी, कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी, तो वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए फोकस से होके आई, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर, यानी कि जो डिस्टेंस ये वाला है वही डिस्टेंस यहाँ भी है, यानी कि मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। ये आपका होता है दूसरा नियम, याद रखना है ये बात, ये है आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आती है तो उसी मार्ग में पुनः क्या होगी, टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। यह प्रतिबिंब के चलने का तीसरा नियम होता है। इसके बाद बेटा चौथा जो नियम है वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से अगर तिर्यक रेखाओं में आपतित किरण तिर्यक रेखा में से परावर्तित होती है, तो आपतित और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोणांतरित करती हैं, अर्थात आपने ऊपर पढ़ा ही है। यहाँ देखिए इसका चित्र यहाँ मैं बना देता हूँ। जैसे कहने का क्या रीजन है, यहाँ देखिए इसके बाद जो है यहाँ से कहीं से भी आप गिरा दीजिए, यहाँ से गिरा दीजिए, तो यहाँ है आपका C, तो यहाँ जो है ये मान लीजिए सपोज दैट ऐसे, अभी फिर से देखने की कोशिश कीजिए बेटा, जो है ये यहाँ देखिए इसका चित्र देखिए, यहाँ ये है मान लीजिए, ये है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये फोकस से आई। अब देखिए कि यहां से जो ये नॉर्मल ड्रा किया जाता है केंद्र C तक, ये C है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, I बराबर R के। यही चौथा नियम आपका कह रहा है, ये वाला। ओके, धन्यवाद आज के लिए।